आज हम लेकर आ चुके हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के एपिसोड 9 को। और आज का ये एपिसोड अब तक का सबसे खतरनाक एपिसोड होने वाला है, जहां हमें पता चलेगा कि कैसे शैडो मोनार्क संग जिन्गू ने अकेले एक गॉड की पूरी आर्मी को हराकर पीछे कर दिया था, और आखिर क्यों वो इस दुनिया से गायब है। इसके अलावा इस एपिसोड में हमें चोई जोंगिन भी देखने को मिलने वाला है। वहीं आज इटारिम का मेन अपोसल अपने तीसरे फ्रेगमेंट के साथ जुड़ने वाला है। तो हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि सूहो इजिप्ट वाले डंजन के बॉस सिका को हराकर आयरन बॉडी मोनार्क तरनक के डिसेंडेंट अमुट को उस डंजन से आजाद कर देता है और उसे अपनी टीम में रिक्रूट कर लेता है। इसके पहले के एपिसोड में हमने जिंचुल को भी देखा था, जिसे जिन्गू ने पिछली दुनिया की यादें दे रखी हैं। जिंचुल को स्टार डस्ट और ली मिंगसन के कनेक्शन के बारे में भी पता है। इसके अलावा सूहो अब ए रैंक पर आ चुका है, इसीलिए अब इटारिम के अपोसल पर काउंटर अटैक करने वाला है। अगर आपने अब तक इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो स्टार्टिंग में हम सिवल्डी गिल्ड का सीन देखते हैं। इस गिल्ड के हंटर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमारा गिल्ड काफी बड़ा हो गया है। हम अब तक सी रैंक हंटर गिल्ड थे, लेकिन अब हमें इचियोन के बी रैंक गेट्स के राइट्स मिल चुके हैं और अब हमारा ऑफिस भी काफी बड़ा हो गया। ये सब स्टार डस्ट की वजह से पॉसिबल हुआ। सी रैंक होते हुए भी ये हमें लगभग बी रैंक तक की पावर्स दे देता है। आजकल ये आसानी और सस्ते में ब्लैक मार्केट में बिक रहा है। जिसने भी ये बनाया उसे हमें थैंक्स करना चाहिए। इन हंटर्स के बीच एक बी रैंक हंटर किम भी था, जो बोलता है कि मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। तब सी रैंक का हंटर बोलता है कि तुम नहीं समझ पाओगे कि हम कैसा फील करते हैं, क्योंकि तुम पहले से ही एक बी रैंक हंटर थे। दरअसल स्टार डस्ट बी या उससे ऊपर के रैंक के हंटर्स पर इफेक्टिव नहीं है। इसके बाद किम बताता है कि मैंने सुना है कि हंटर एसोसिएशन स्टार डस्ट पर रोक लगाने वाला है। इस पर सभी हंटर्स बहस कर ही रहे थे कि तभी वहां अपोसल आ जाता है। अपोसल अब तबाही फैलाने के मूड में आ चुका था। वो यहाँ आकर बोलता है कि क्या ये वही सिवल्डी गिल्ड है जिसके पास इचियोन में दिखाई देने वाले गेट के राइट्स हैं। किम उसके पास जाकर बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अपोसल बोलता है कि इचियोन वाले गेट के राइट्स हमें हैंड ओवर कर दो। वो गुस्से में अपनी पावर्स यूज करते हुए फिर से बोलता है कि मैंने कहा गेट्स हैंड ओवर करो। जिसके बाद किम को छोड़कर सिवल्डी गिल्ड के सभी सी रैंक हंटर्स अपोसल के सामने झुक जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने स्टार डस्ट का यूज किया है अपोसल उन्हें जब चाहे तब कंट्रोल कर सकता है। किम को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। वो अपने साथियों से पूछता है कि तुम सब इसके आगे झुक क्यों रहे हो। क्योंकि किम अपोसल के कंट्रोल में नहीं था, इसीलिए अपोसल समझ जाता है कि इसने स्टार डस्ट को कंज्यूम नहीं किया है। इसके बाद अपोसल उन सबको हुक्म देता है कि अब से तुम लोगों को कुछ भी देखने या सुनने की परमिशन नहीं है। जिसके बाद उसके कंट्रोल में जितने भी हंटर्स थे वो अपनी आंखें बंद करके कान अपने हाथ पर रख लेते हैं। ये सब देखकर किम चिल्लाता है कि तुम सब इस बच्चे की बात क्यों मान रहे हो। इसके बाद अपोसल बोलता है कि हमारे क्रिएटर बिना मास्टर वाले इस वर्ल्ड पर अधिकार करना चाहते थे और मैं उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर आया हूँ। इसका मतलब एब्सोल्यूट बीइंग के मरने के बाद ये यूनिवर्स बिना मास्टर का हो गया है और इटारिम, जो कि एब्सोल्यूट बीइंग की तरह दूसरे यूनिवर्स का गॉड है, उसने इस यूनिवर्स पर अपना कंट्रोल पाने के लिए अपोसल को भेजा है। उसकी बातें किम के समझ में नहीं आ रही थी। तभी अपोसल बोलता है कि यहाँ आने के बाद मेरे मन में कुछ सवाल उठे। क्रिएशन अपनी क्रिएटर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन तुम इंसानों ने दूसरे पर्पसेस को पा लिया है। आखिर तुम लोग क्रिएटर की कौन सी इच्छाओं को पूरा कर रहे हो। तब किम अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए बोलता है कि तुम किस क्रिएटर की बात कर रहे हो, सबको पहले जैसा बना दो। ये किस तरह का कल्ट रिलीजन है। भले ही तुम छोटे बच्चे हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। ये सुनते ही अपोसल अपने बगल में खड़े हंटर की स्वॉर्ड निकाल लेता है और गुस्से में बोलता है कि क्या तुमने मेरे क्रिएटर की इंसल्ट की। अपोसल अपनी पावर एम्पलीफाई का यूज करते हुए स्वॉर्ड से फायर निकालता है। किम उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अपोसल एक ही अटैक में उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। ये अटैक इतना फास्ट था कि किम को पता भी नहीं चला कि वो कब मारा गया। किम का ब्लड पूरे कमरे में फैल चुका था। इसके बाद अपोसल सबको देखने और सुनने की परमिशन देते हुए बोलता है कि इस जगह को साफ करो। इसके बाद वो बाहर जाने लगता है। तभी बाहर के कुछ हंटर्स आवाज सुनकर यहाँ आ जाते हैं, लेकिन अपोसल वहाँ से जाते हुए उन हंटर्स की यादें मिटा देता है। अपोसल सोचता है कि सभी क्रिएशंस अपनी क्रिएटर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही बनाई जाती हैं। हालांकि इस यूनिवर्स के क्रिएशंस ने अपनी इच्छा से ही अपने क्रिएटर को मार डाला। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गेट के अंदर, जो कोरिया एयरपोर्ट के पास खुला था। यहाँ हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसे हंटर्स ने घेर रखा था, लेकिन अपोसल यहाँ आकर इस डंजन के अंदर के सभी हंटर्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है। उसे देखकर अपोसल बोलता है कि इसे मॉन्स्टर नहीं बल्कि डिमेंशनल कैरेक्टर रिफ्यूजी बोलना चाहिए। अपोसल मॉन्स्टर से बोलता है कि अपना घर खोने के बाद इधर उधर भटकते हुए जीना बहुत पेनफुल होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे गुस्से को निकालने का चांस दूंगा। जिसके बाद अपोसल एक एसेंस स्टोन को उस मॉन्स्टर की बॉडी में डालकर उसकी पावर्स बढ़ा देता है और बोलता है कि बाहर जाकर जितनी तबाही मचा सकते हो उतनी मचाओ। मैं इस वर्ल्ड को और भी इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। ये सब हमारे क्रिएटर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। इसके बाद हम इसी डंजन के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हंटर एसोसिएशन के मेंबर्स खड़े हुए थे। क्योंकि बॉस अभी तक नहीं मारा गया था, इसीलिए गेट अब ब्रेक होने की कगार पर था। यहाँ खड़े हंटर्स बोलते हैं कि अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो ये जल्द ही ब्रेक होकर इस पूरे एयरपोर्ट को तबाह कर देगा। लेकिन तभी पीछे से अपोसल आ जाता है और बाहर के सभी हंटर्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उन्हें वहां से भगा देता है। और तभी डंजन ब्रेक हो जाता है, जिसके बाद गेट के अंदर के मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं।
इसके बाद अपोसल अपने पिछली समय की बातें याद करने लगता है, जहां हमें पता चलता है कि इस अपोसल का नाम टीएल है। और यहाँ हम पहली बार टीएल के ओरिजिनल फॉर्म को देखते हैं। टीएल वही है जिसने अपनी बॉडी के 5 टुकड़े करके अर्थ पर भेजे थे। दोस्तों, जिस तरह रूलर्स और मोनार्क्स को एब्सोल्यूट बीइंग ने क्रिएट किया था, ठीक उसी तरह टीएल को उसके यूनिवर्स के गॉड ने क्रिएट किया था। टीएल का मानना है कि क्रिएशंस ऐसी बीइंग है जो क्रिएटर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। अगर हमारा क्रिएटर ऊब गया है तो हम आपस में लड़ेंगे। अगर हमारा क्रिएटर कुछ चाहता है तो हम उसे वो देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, और यही वजह है कि हम क्रिएशंस एग्जिस्ट करते हैं। टीएल बताता है कि हम रोज और सदियों तक उनके लिए लड़ाइयां लड़ते थे, लेकिन एक दिन हमारे क्रिएटर, हमारे गॉड ने हमसे कहा कि मेरे जैसा ही एक बीइंग दूसरे डिमेंशन में मर चुका है। उन्होंने हमसे कहा कि उस दुनिया के राइट्स लेकर आओ जिस दुनिया ने अपना मास्टर खो दिया है। जिसके बाद हमने अपने गॉड की बातों का पालन किया और हमने अपनी दुनिया में अनगिनत बिलीवर्स को इकट्ठा किया। फिर हमारी सेना उस दुनिया की ओर बढ़ी जिसने अपना मास्टर खो दिया था। अनगिनत सोल्जर्स को पहुंचाने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। डायमेंशनल रास्ता इतना नैरो था कि इतनी ज्यादा एनर्जी को संभाल नहीं पा रहा था। इसीलिए गॉड की आर्मी को उस रास्ते से जाने में बहुत समय लग गया और आखिरकार हमारे गॉड की आर्मी उस दुनिया तक पहुंच गई जिसने अपना मास्टर खो दिया था। दोस्तों, आपको याद होगा सोलो लेवलिंग सीरीज के अंत में यही गेट खुला था जिसके बाद से जिन्बू गायब हो गया था और यहीं से ग्रेट कैटलिज्म की शुरुआत हुई थी। अपोसल बताता है कि जैसे ही गॉड की आर्मी इस दुनिया में पहुंची तो हमने अपने सामने डार्कनेस को देखा, एक गहरा और अथाह काला अंधकार। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि डार्कनेस की पावर को कंट्रोल करने वाला शैडो मोनार्क संग जिन्बू था, जो अकेले ही गॉड की आर्मी के सामने खड़ा था। इसके बाद जिन्बू अराइज बोलता है और गॉड की आर्मी अंधकार में डूब जाती है। उस डार्कनेस के सामने गॉड की आर्मी छोटी पड़ गई थी। अब गॉड की आर्मी के सामने अनगिनत शैडो सोल्जर्स खड़े थे। इसके बाद अपोसल बताता है कि डार्कनेस और उसकी आर्मी के पास खतरनाक स्ट्रेंथ थी। इग्रिस, बेरू, टस्क, बेलियन और किंग ऑफ ड्रैगन्स की आर्मी जो अब शैडो मोनार्क के कंट्रोल में थी, उन सबको देखकर गॉड की आर्मी कांपने लगी थी। अब गॉड की आर्मी और डार्कनेस के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। अपोसल बताता है कि यदि गॉड की आर्मी के सोल्जर्स मारे जाते तो डार्कनेस उन्हें निगल लेता और उन्हें हमारे ही खिलाफ हमारा ही दुश्मन बना देता। जैसे जैसे युद्ध चलता रहा, हमारे और भी ज्यादा सोल्जर्स मरे, जिससे डार्कनेस की स्ट्रेंथ हमारी कल्पना से परे बढ़ती गई। उस पावर ने पूरी गॉड की आर्मी को पीछे धकेल दिया। ये युद्ध जो बिना किसी मास्टर वाली दुनिया में शुरू हुआ था, वो अब डायमेंशनल सीमाओं के बाहर चला गया। गॉड की पूरी आर्मी निराशा में डूब गई क्योंकि वह लंबे समय के बाद भी डार्कनेस को पार नहीं कर पाई। और तब इटारिंग के अपोसल टीएल ने एक प्लान बनाया। वो सबको बताता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह हमें बाहर से यहाँ आने में समय लगा, उसी तरह डार्कनेस से निकला वो बीइंग भी अपनी पावर्स के चलते आसानी से अंदर नहीं जा पाएगा। दरअसल जिन्बू गॉड की आर्मी से फाइट करते करते बहुत दूर तक चला गया है और वहीं से यूनिवर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर अर्थ पर कोई मुसीबत आई तो उसे वापस आने में बहुत समय लग जाएगा। टीएल अपने साथियों से बोलता है कि मुझे उस दुनिया से कोई मैजिकल पावर्स फील नहीं हो रही है। उसे ऐसा इसीलिए लग रहा था क्योंकि तब तक जिन्बू के अलावा अर्थ पर किसी के पास पावर्स नहीं थी। इसीलिए टीएल का प्लान ये था कि वो इस दुनिया में मिस्ट बॉन्स को भेजेगा। क्योंकि मिस्ट बॉन्स वीक थे, इसीलिए वो बिना जिन्बू की नजरों में आए ही आसानी से अर्थ तक पहुंच जाएंगे। टीएल को लगा था कि भले ही मिस्ट बॉन्स वीक हैं, लेकिन जिस दुनिया के लोगों के पास पावर्स ही नहीं है, वो मिस्ट बॉन्स को नहीं हरा पाएंगे। टीएल का मानना था कि मिस्ट बॉन्स उस दुनिया के सभी लोगों को मिस्ट बॉन्स में बदल देंगे और उनसे ही हम उस दुनिया को कंट्रोल कर लेंगे। टीएल का ये प्लान सभी ने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद टीएल अपनी पावर्स और एबिलिटीज को 5 टुकड़ों में डिवाइड करता है और अपने फर्स्ट फ्रेगमेंट को मिस्ट बॉन्स की फायर देकर बिना मास्टर वाली दुनिया में भेज देता है। और जैसा कि प्लान था, उसका सबसे वीक फ्रेगमेंट डार्कनेस द्वारा नहीं पकड़ा गया और वो उस दुनिया में पहुंच गया। लेकिन जब टीएल का पहला फ्रेगमेंट अर्थ पर पहुंचा तब वो कुछ ऐसा देखता है जो उसके प्लान में नहीं था। बिना मास्टर वाली उस दुनिया के बीइंग्स जिनके पास मैजिकल पावर्स नहीं थी, उन्होंने अब मैजिकल पावर्स पोसेस कर ली थी। उसे पता चलता है कि ग्रेट कैटलिज्म के साथ ही इस दुनिया में मैजिकल पावर्स अपीयर हो गई थी। इसीलिए पहले फ्रेगमेंट ने डिसाइड किया कि वो बाकी के फ्रेगमेंट्स का वेट करेगा। टीएल ये सोचकर हैरान था कि जब हम डार्कनेस के साथ वॉर कर रहे थे तब इनमें इतने बदलाव आ गए। जरूर किसी ने ये सब प्लान करके रखा था। दरअसल जिन्बू जानता था कि जब वो यहाँ नहीं होगा, दुश्मन जरूर पृथ्वी पर अटैक करेंगे। इसीलिए उसने गेट्स खोलकर पृथ्वी पर मानव फैला दिया, जिससे हंटर्स अवेकन होने लगे। और इसीलिए ही उसने सूहो को ट्रेन करने के लिए बेरू को भेजा ताकि उसके न होने पर भी अर्थ सेफ रहे। अब एयरपोर्ट पर अपोसल सोचता है कि हमारे प्लान में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। हंटर्स कहे जाने वाले उन बीइंग्स की एबिलिटीज को जानना मेरे लिए जरूरी है जिनके पास मैजिकल पावर्स हैं, ताकि मैं टीएल के एक फ्रेगमेंट के रूप में अपनी कॉलिंग को पूरा कर सकूं। दोस्तों, क्योंकि अब तीसरा फ्रेगमेंट आने वाला है, इसीलिए हंटर्स की एबिलिटीज को जानने के लिए अपोसल अब बाहर निकल चुका है।
और तभी डंजन ब्रेक से निकले हुए मॉन्स्टर्स कोरिया एयरपोर्ट पर तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं। वहां से निकले ऑक्स और गोब्लिन्स लोगों को मारने लगते हैं। वहां सब समझ जाते हैं कि डंजन ब्रेक हो चुका है। अपोसल सोचता है कि अगर मॉन्स्टर्स ऐसे ही तबाही मचाते रहे तो पावरफुल हंटर्स उन्हें रोकने के लिए जरूर आएंगे। मुझे देखना है कि वो क्या कर सकते हैं। तभी वहाँ कुछ हंटर्स मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए आ जाते हैं। अपोसल देखता है कि ये हंटर्स स्टार डस्ट को कंज्यूम कर चुके हैं। वो उन्हें कंट्रोल करते हुए बोलता है कि तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, जिसके बाद वो सभी हंटर्स रुक जाते हैं। अपोसल के सामने गोब्लिन एक लड़की को मार देता है और वो उससे हेल्प मांगती है। उसे देखकर अपोसल सोचता है कि क्रिएशंस केवल अपने गॉड के लिए है, इसीलिए मैंने सोचा कि जीवन केवल अपने गॉड की इच्छाओं को पूरा करने के लिए होता है। लेकिन इंसानों में इच्छाएं क्यों होती हैं? वो तो केवल क्रिएटर में ही होनी चाहिए। क्या ये कमजोर इंसान सोचते हैं कि वे हमसे ऊंचे हैं? दूसरी तरफ मॉन्स्टर्स लगातार लोगों को मार रहे थे और सभी लोग वहां से भाग रहे थे। और तभी एयरपोर्ट पर सूहो एंट्री करता है, जो कि अभी अभी इजिप्ट से आया था। सूहो अपना मास्क लगाते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे कोरिया पहुंचते ही ये सब हो रहा है। तभी मॉन्स्टर एक और इंसान को खत्म करने वाला था, लेकिन सूहो जंप करते हुए उस मॉन्स्टर के घुटने पर अटैक करता है। सूहो उस इंसान को भागने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने लगता है। और तभी उसे अपोसल देख लेता है। सूहो को देखकर अपोसल को ली मिन्सन की बात याद आती है, जब उसने बताया था कि एक मास्क वाले इंसान ने हाइना गिल्ड और स्टार डस्ट फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अपोसल समझ जाता है कि ये वही इंसान है। दूसरी तरफ सूहो लगातार एयरपोर्ट के लोगों को बचाते हुए मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा था। सूहो सोचता है कि हंटर एसोसिएशन किसी भी डंजन को ब्रेक नहीं होने देता, खासकर ऐसी जगह में जहां पर इतने सारे लोग हैं। आखिर यहाँ पर हुआ क्या है? मुझे सबसे पहले यहाँ के लोगों को निकालना होगा। वहीं उसके पीछे खड़ा अपोसल सूहो को देखकर सोच रहा था कि उसने स्टार डस्ट नहीं खाया है, उसकी पावर स्ली मिन्सन या उससे थोड़ी ज्यादा है। और तभी सूहो अराइज बोलकर 3 शैडो गोब्लिन्स को समन करता है और उनसे बोलता है कि जो लोग बाहर नहीं निकल सकते उनकी हेल्प करो। डार्कनेस की पावर्स को पृथ्वी पर देखते ही अपोसल के पसीने आ जाते हैं। वो सोचता है कि ये पावर्स तो डार्कनेस यूज कर रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कोई इंसान डार्कनेस अथॉरिटी का यूज कर रहा है। अगर वो डार्कनेस से जुड़ा है तो अब समझ में आया कि कैसे उसने हमारे प्लान को फेल करने के लिए हाइना गिल्ड और स्टार डस्ट फैक्ट्री में अटैक किया। मुझे तुरंत अपनी प्रेजेंस को छिपाना होगा। उसे इस दुनिया में हमारे एग्जिस्टेंस का एहसास नहीं होने देना चाहिए। तभी एक ट्रक उड़ते हुए अपोसल पर गिरने वाला था, लेकिन सूहो उसे डिस्ट्रॉय करते हुए अपोसल के सामने खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम ठीक हो बच्चे। लेकिन तभी सूहो के सामने डंजन का बॉस खड़ा हो जाता है, जिसकी आंखों में सूहो अपोसल का निशान देखता है। बेरू उसे बताता है कि यंग मोनार्क, मैं इसमें से इटारिम की एनर्जी को फील कर पा रहा हूँ। सूहो समझ जाता है कि इस गेट के ब्रेक होने के पीछे इटारिम का कनेक्शन है। डंजन का बॉस अब सूहो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सूहो भी अपनी पावर्स बढ़ाते हुए अटैक करने जाता है। अब दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। उसे देखकर अपोसल सोचता है कि उसने मुझे बचाया, शायद वो मुझे छोटा बच्चा समझ रहा है। सूहो को फाइट करते हुए देखकर अपोसल सोचता है कि भले ही वो डार्कनेस अथॉरिटी का यूज कर पा रहा है, लेकिन वो उस डार्कनेस के मुकाबले बहुत वीक है। हालांकि अभी भी उसके पोटेंशियल का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मैं लकी था कि वो मुझे यहीं मिल गया, मैं उससे छुटकारा पा लूंगा। लेकिन तभी एंट्री होती है चोई जोंगिन की। वो आते ही बोलता है कि मैं थोड़ा लेट हो गया, अब इसे जल्दी खत्म करते हैं। चोई जोंगिन तुरंत अपनी फायर का यूज करते हुए सभी मॉन्स्टर्स पर एक साथ अटैक कर देता है। उसे देखकर अपोसल और सूहो दोनों हैरान हो जाते हैं। उसकी फायर मॉन्स्टर्स के पास जाती है और उसके कमांड देते ही ब्लास्ट होकर उन सभी को खत्म कर देती है। सूहो देखता है कि आग के गोले मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे थे। उसने एक बार में ही इतनों को खत्म कर दिया। एक हंटर जो फायर को कंट्रोल कर सकता है वो जरूर एस रैंक हंटर चोई जोंगिन होगा। डंजन का बॉस फायर से बच गया था। तभी चोई जोंगिन एक फायर एरो बनाता है और सीधा उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। सूहो तुरंत वहां से निकलकर छिप जाता है और उस मॉन्स्टर का खेल वहीं खत्म हो जाता है और वो धुआं बन जाता है। और चोई जोंगिन बोलता है कि इसके साथ ही इस सिचुएशन को संभाल लिया गया। चोई जोंगिन को देखकर वहां सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन चोई जोंगिन सूहो के बारे में सोचता है कि यहाँ एक बच्चा भी था जो मेरे आने तक लड़ता रहा, आखिर वो बिना क्रेडिट लिए क्यों चला गया। वहीं सूहो छिपकर सोचता है कि मुझे खुशी है कि वो यहाँ पर आया, मुझे अपनी पहचान छिपानी होगी, इसीलिए मुझे अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसके अलावा सूहो सोचता है कि इटारिम अब तक बिना किसी को पता चले छुप कर काम करते थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उन्होंने इस बार ऐसी जगह पर हमला किया जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। क्या वो कुछ करने वाले हैं? इसके बाद हम अपोसल को देखते हैं जो अपनी बिल्डिंग में वापस आ चुका था। तभी उसके सामने टीएल का तीसरा फ्रेगमेंट दिखाई देता है, जो कि अब अर्थ पर आ चुका है। थर्ड फ्रेगमेंट बोलता है कि बहुत दिनों बाद मिले हैं सेकंड फ्रेगमेंट। तब अपोसल बोलता है कि इस बॉडी को हैंड ओवर करने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस दुनिया के इंसानों में भी ऐसे बींग्स हैं जिनके पास मैजिकल पावर्स हैं, उन्हें हंटर्स बोलते हैं। हंटर्स में भी ऐसे प्राणी होते हैं जिन्हें एस रैंक कहा जाता है और जिनके पास बहुत ज्यादा मैजिकल पावर्स होती है और हमें उनसे केयरफुल रहने की जरूरत है। इसके अलावा दुनिया में एक वेरिएबल भी है, हमें उससे छुटकारा पाना होगा। लेकिन तीसरा फ्रेगमेंट उसे रोकते हुए बोलता है कि बची हुई डिटेल्स के लिए मैं तुम्हारी बॉडी लेने के बाद मेमोरीज में देख लूंगा। तुमने अपने काम पूरे कर लिए हैं और प्लान के अनुसार अब तुम मेरे द्वारा अब्सॉर्ब हो जाओगे। ये सुनकर सेकंड फ्रेगमेंट कुछ सोच में पड़ जाता है। थर्ड फ्रेगमेंट उससे पूछता है कि कुछ प्रॉब्लम है क्या? सेकंड फ्रेगमेंट रुकते हुए बोलता है कि नहीं, कुछ नहीं। तो फिर मैं सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा।
सेकंड फ्रैगमेंट उदास होते हुए सोचता है कि मुझे इस बात का दुख है कि मैं इस दुनिया से गायब हो जाऊंगा, क्योंकि एक नया व्यक्तित्व इस दुनिया पर कंट्रोल कर लेगा। लेकिन फिर वो सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इस दुनिया में गॉड की इच्छा को पूरा करना ही फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये सब ग्रेट क्रिएटर के लिए है। जिसके बाद सेकंड फ्रैगमेंट अपनी बॉडी को थर्ड फ्रैगमेंट को सौंपने लगता है। उसकी बॉडी कंट्रोल करते ही टीएल का एक नया पावरफुल वर्जन अस्तित्व में आ जाता है। थर्ड फ्रैगमेंट बिल्कुल एक नए बीइंग जैसा था। वो किड से अब एडल्ट जितना बड़ा हो चुका था। इसके बाद थर्ड फ्रैगमेंट उसकी बॉडी से अब तक की सारी यादें देखता है। इसके बाद वो बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा बीइंग होगा जो डार्कनेस की तरह अथॉरिटी का यूज करने में कैपेबल होगा। थर्ड फ्रैगमेंट बोलता है कि सेकंड फ्रैगमेंट तुम्हारा पिछला डिसीजन गलत था, उससे छुटकारा पाना बेकार होगा, क्योंकि अगर हम उसे हमारे गॉड के फॉलोवर में बदल दें तो हम उसकी पावर से डेड को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि सेकंड फ्रैगमेंट सूहो को मारना चाहता था, लेकिन थर्ड फ्रैगमेंट उसे कंट्रोल करके मरे हुए को सोल्जर बनाने वाली पावर्स लेना चाहता है। दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।